हाँ जी मेरे CSWD वाले बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर हाजिर हूँ। सर जी हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट, ऑफ कोर्स फर्स्ट चैप्टर था। हमने फर्स्ट चैप्टर में कई सारी बातें पढ़ ली थी। हमने अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ लिया था, अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ ली थी, और आज हम जो बात करने वाले हैं मेरे बच्चे वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और लास्ट में कुछ मैं आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट या वैल्यूएशन प्रिंसिपल की भी बात कर दूंगा। तो आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, पर पहले हम करेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट, बोले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और फिर करेंगे अकाउंटिंग वैल्यूएशन और प्रिंसिपल, और इसके बाद इस चैप्टर को हम करेंगे टाटा बाय बाय, मतलब बेसिकली उसके बाद चलेंगे हम अकाउंटिंग प्रोसेस, बोले तो जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस। हाँ जी, तो आज हम इसको खत्म करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ जी मेरे बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कहानी से। पहले मैं आराम से, जैसे हमेशा काम करते हैं, पहले हम बेसिकली उसको पहले एक ओवरव्यू लेंगे, ब्लैंक शीट लूंगा और मैं प्रॉपर्ली आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस करूंगा। एक बार जब मेरा प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मूल मतलब पूरा का पूरा कवरेज हो जाएगा, तब हम बेसिकली इनकी थ्योरी रीड करेंगे। तो पहले हटाता हूं थ्योरी और बिल्कुल स्टार्टिंग से मेरे बच्चे को बताता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। बच्चे आराम से सुन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर मैं बोलूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम से हमारी बात समझ आती है। और मैंने ये बात जब आपको शुरू करी थी अकाउंट्स क्या होती है, तो वहां पे मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाले चैप्टर में एक वर्ड यूज किया था विच इज गैप। गैप क्या होता था याद करो, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब बेसिकली हमारे इंडिया में या कहीं भी, जैसे मैं यूएस के गैप की बात करूं, इंडियन गैप की बात करूं, हम इंडियन गैप की बात करते हैं कि जब भी किसी बिजनेस एंटिटी की, मेरे बच्चे मुझे किसी भी बिजनेस एंटिटी की अगर प्रॉफिट लॉस बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, तो मुझे जो प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं वो ऐसा नहीं है कि अलग अलग कुछ भी जो मन करे वो लगा दो, नहीं, मुझे गैप फॉलो करने पड़ेंगे। गैप जो है वो स्पेसिफाई करते हैं कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड, जो हमें एक तरह का एक स्टैंडर्ड देता है, यूनिफॉर्मिटी देता है कि भाई साहब आपको जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तो हर किसी को यही स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। यही बातें जो इसमें लिखी हैं वही बातें फॉलो करनी पड़ेंगी। मतलब जैसे आप कोई मशीन खरीद के लाए तो उस मशीन की क्या अकाउंटिंग होगी वो सबके लिए सेम है। वो सबके लिए किसने बताई है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर आपका अगर स्टॉक बच गया, क्लोजिंग में स्टॉक बच गया, तो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, उसे कहां शो किया जाएगा, उसके डिस्क्लोजर्स क्या होंगे, ये सारी बातें यहां लिखी हैं। कहां पर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और वो सबके लिए एक समान है, स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मिटी है। ऐसे ही कोई टेंजिबल है, कोई इंटेंजिबल है, कोई फॉरेन एक्सचेंज है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे हमारे गैप के अंदर कुछ स्टैंडर्ड फिक्स हैं कि भाई साहब आपको इसी तरीके से अकाउंटिंग करनी है, और उन्हें हम प्यार से बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेसिकली जैसे हमारे लिए लॉ होता है ना कि भैया हमें ये फॉलो करना है, कंप्लायंसेस करनी है। अगर मैं इस कहीं ना कहीं काम करना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। मैं कंपनी बनाना चाहता हूं तो मुझे कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मुझे अकाउंटिंग करनी है तो मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। अब सर मैं आपको एकदम एकदम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली बाबू एक रिटन डॉक्यूमेंट है, कागज का टुकड़ा है, रिटन डॉक्यूमेंट है, जो आपको मेनली मेरे बच्चे क्या बताता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस स्पेसिफाई करते हैं इन रिलेशन टू, किससे रिलेशन, इन जो आपको लगाने हैं, इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ, इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी। किसी भी बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम, प्रिपेयर करते टाइम, प्रेजेंट करते टाइम जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने हैं, उनका कागज का चिट्ठे को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मैं आपको थोड़ा सा इनकी मेन मुद्दे पे ले जाता हूं। हमारे इंडिया में, सर जी हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने की सोल पावर, बनाने की सोल पावर हमारे पास है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई। सर जी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सीए साहब ये काम करेंगे कि भाई साहब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंट, क्योंकि देखो यार हर किसी की अपनी एक्सपर्टीज होती है, सीधी सी बात बोलूंगा भाई, देखो अपना अपना एक्सपर्टीज एरिया है। मेरा सीएस है,
तो भैया वो लॉ का एक्सपर्ट है, मेरा सीए बच्चा है तो वो अपना अकाउंट्स और टैक्स का एक्सपर्ट है, मेरा सीएमए वाला बच्चा है तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक्सपर्ट है। मतलब हर किसी प्रोफेशनल की अपनी अपनी एक्सपर्टीज लेवल है। तो भाई अगर मुझे कुछ भी लॉ का मैटर पूछना है तो मैं सीएस के पास जाऊंगा, सीएस साहब बताओ जरा। मुझे अकाउंट्स के बारे में या टैक्स के बारे में थोड़ा जानना है तो मैं कहीं ना कहीं सीए के पास जाऊंगा। मुझे कॉस्ट रिलेटेड कुछ पूछना है तो मैं सीएमए के पास जाऊंगा। इसका मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है वो बेसिकली कौन है? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इनके पास इसको बनाने की, इशू करने की सोल पावर है। पर इनके पास इशू करने की तो पावर है, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, पर इनके बनाने से क्या होगा? क्या ये कंपलसरी कंपनीज को फॉलो करना होगा? द आंसर इज नो। ये बनाएंगे, सिर्फ बनाएंगे, इसके बाद ये सर्कुलेट होगा किसके पास? एमसीए के पास। जब तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन्हें नोटिफाई नहीं कर देती ऑफिशियल गैजेट में, जब तक वो इस पर ठप्पा नहीं लगा देती ऑफिशियल गैजेट में, तब तक वो हमारी कंपनी पे बेटा क्या मैंडेटरी नहीं होंगे। मतलब ऑफिशियल गैजेट में जब ये नोटिफाई होंगे एमसीए, तब जाके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी कंपनी पे मैंडेटरी एप्लीकेबल होगा। तब हर कंपनी, हर बिजनेस को इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो मुद्दा ये है, अगर मैं एएस की बात करूं तो एएस हमारा रिटन डॉक्यूमेंट है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम या प्रेजेंट करते टाइम ये फॉलो करना है। सर ये बनाता कौन है? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। पर ये सिर्फ बना सकते हैं, मैंडेटरी नहीं कर सकते। मैंडेटरी करवाने के लिए इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से नोटिफाई करवाना पड़ेगा ऑफिशियल गैजेट में। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी डायरेक्टली नोटिफाई नहीं करती है, वो इन्हें भेजती है किसके पास? एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। पढ़ा होगा आपने लॉ में बेटा, उनके पास भेजती है कि भाई इसे जाओ चेक करो, इंडस्ट्री के साथ डिस्कस करो कि सब कुछ ठीक है, क्या ये अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो जब एनएफआरए इसे रिकमेंड करता है कि हाँ भाई सही है, मामला जो लिखा है वो बिल्कुल बढ़िया है, तो एमसीए से क्या कर देती है? नोटिफाई करती है। एंड देन ऑफिशियली गैजेट में एक बार नोटिफाई हो गया तो फिर ये कंपनीज पे या बाकी एंटिटीज पे मैंडेटरी एप्लीकेबल हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया मैंने कि एएस एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम और प्रेजेंट करते टाइम। बेटा इशू करने की सोल पावर किस पर है? आईसीआई पर। एक्चुअली में नोटिफाई, मैंडेटरी बनाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से नोटिफाई करेगा इन कंसल्टेशन विद नफरा। एनएफआरए इसे कंसल्ट करके रिकमेंड करेगा, तभी हमारा मिनिस्ट्री हमारा इसको अप्रूव करके नोटिफाइड करेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे जाके बात बताएंगे कि कितने ये सब तक इंस्टीट्यूट ने इशू करे, कितने नोटिफाई हुए, कौन से नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, सारी बातें आगे करूंगा। पर अभी एक और बात करता हूं बेटा, एक और याद रखना। सर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप जाओगे तो वो मेनली 4 बातें तो करेगा ही, और भी कर सकता है, पर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी भी मैटर पे आगे जाके आप पढ़ोगे तो उसमें मेन 4 बातें होंगी बेटा। सबसे पहली बात होगी रिकॉग्निशन। सबसे पहले क्या होगा? रिकॉग्निशन। फिर उसके बाद मेजरमेंट, उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड देन डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये 4 बातें होंगी। मतलब इसको मैं समझाता हूं बाबू। अगर मैं मान लो कह रहा हूं कि भैया मेरे को एक AS 10 फॉलो करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अगर आपने कभी नाम सुना हो तो पहले ये फिक्स एसेट हुआ करता था, अभी इसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेसिकली आपकी मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, जितनी भी चीजें जो आपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदी और 12 महीने से ज्यादा है, टेंजिबल एसेट जो 12 महीने से ज्यादा है, जिन्हें आपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा, उन्हें आप बचपन में बोलते थे फिक्स एसेट, और अभी बोलते हो मेरे बच्चे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कहानी बताऊंगा इसके बारे में भी आराम से आज ही वाले सेशन में। तो पीपीई के ऊपर अगर मान लो AS 10 है तो वो क्या क्या बताएगा? सबसे पहले बताएगा कि अगर आप कोई एसेट खरीदते हो तो हम उसे रिकॉग्निशन करेंगे या नहीं करेंगे, उसका क्या कंडीशंस होंगी कि भैया उसका पैसा मेजर हो सकता हो, उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो हो रहा हो। मतलब रिकॉग्निशन की कंडीशन क्या होंगी कि उसे रिकॉर्ड किया भी जाएगा या नहीं किया जाएगा। फिर अगर रिकॉर्ड किया जाएगा तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा, उस वैल्यू को मेजर कैसे करेंगे। आज मेजरमेंट के भी प्रिंसिपल मैं बाद में पढ़ा दूंगा। उसके बाद एक बार उसे मेजर हो गया, उसकी वैल्यू निकल गई, अब उसे कहां शो किया जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा या पीएनएल में जाएगा? अगर बैलेंस शीट में जाएगा तो किस हेड में, कहां एसेट साइड, लायबिलिटी साइड कहां जाएगा? और फिर उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर बोले तो नोट्स टू अकाउंट में उससे रिलेटेड क्या क्या बातें होंगी। मतलब ये कहां शो होगा? बैलेंस शीट या पीएनएल। बेटा नोट्स टू अकाउंट में इसके बारे में क्या क्या एक्सप्लेनेटरी नोट्स दिए जाएंगे,
नोट्स टू अकाउंट में क्या क्या बताया जाएगा बेटा, वैल्यू कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, इसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बोले तो कि भैया आप क्या क्या कंडीशन है चेक करोगे। तो हर एएस, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 मेन बातें करेगा बेटा, याद रखना। रिकॉग्निशन कि रिकॉर्ड कैसे करना है, मेजरमेंट वैल्यू कैसे निकालना है, प्रेजेंटेशन कहां दिखाना है, और डिस्क्लोजर, इसके बारे में नोट्स टू अकाउंट में क्या क्या बातें बतानी। आ जा मेरे बच्चे, पढ़ मेरे साथ जल्दी से। अगर मैं तेरे को यहां से बातें पढ़ाऊं तो जल्दी देख क्या क्या लिखा है, यहां से पढ़ते हैं ना। हाँ, कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रिटर्न पॉलिसीज हैं, डॉक्यूमेंट है जो एक्चुअल में इशू करता है। यहां तो वैसे गवर्नमेंट लिखा है, पर याद रखना रेगुलेटरी बॉडी का मतलब है यहां पे आईसीआई, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इशू करते हैं, ठीक है। और वो ये रूल्स एंड गाइडलाइंस बताते हैं कि हाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको कैसे बनाना है और कैसे प्रेजेंट करना है, मतलब प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं। बहुत बढ़िया सर, ये यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं कि भैया सबको एक जगह के एक तरीके के स्टैंडर्ड होने चाहिए, एक तरीके के रूल्स फॉलो करने हैं, ताकि सबका पीएनएल एक तरीके से नजर आए, एक तरीके एक रूल्स पे बनाओ, स्टैंडर्डाइज हो, वेरी गुड, ट्रांसपेरेंसी हो, पता हो हमने क्या क्या चीजें बनाई है, कैलकुलेशन कैसे करिए, सारी बातें हमें पता हो, और हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकें। बेटा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, अगर थ्योरी में आया तो ये 3 वर्ड जरूर लिखोगे। यही फायदे भी हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कि यूनिफॉर्मिटी देता है, ट्रांसपेरेंसी देता है और कंपेरेबिलिटी देता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनिशियली इशू करता था हमारा इंस्टीट्यूट, जो इनिशियली इशू करता है वो हमारा कौन करता है, आईसीआई। उसके बाद नोटिफाई करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, लेकिन अंडर द कंपनीज एक्ट, बेटा कंपनीज एक्ट में, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं करते हैं, ये कहीं ना कहीं एनएफआरए के थ्रू करते हैं, ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात बाद में करेंगे। एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडेस, उनकी बात आराम से करूंगा, पहले ये एएस की बात करता हूं। एएस 4 चीजों पे बात करते हैं बेटा, रिकॉग्निशन कि कोई भी इवेंट या कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हुई है तो उसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, मेजरमेंट, उसे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां दिखाएंगे, और फिर उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर, दैट इज नोट्स टू अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी। तो ये कुछ थ्योरी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए मेरे बच्चे। जल्दी आ जा आगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहला रिकॉग्निशन, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा प्रेजेंटेशन, चौथा डिस्क्लोजर, ठीक है। फायदे क्या है, थ्योरी पॉइंट है बेटा, वही फायदे हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी, बेटा जब सारे स्टैंडर्ड, सारे बिजनेस एक ही स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं तो सब में यूनिफॉर्मिटी होगी रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग हम बताएंगे, एक ही फॉलो हो रही है भैया। फिक्स एसेट को कैसे वैल्यू करना है, एक ही है। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कैसे करना है, एक ही है। तो जब सब स्टैंडर्ड एक ही फॉलो करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, कंपेरेबिलिटी हो सकती है, कंपेरेबिलिटी यहीं दे दिया। दूसरा रिलायबिलिटी, इंपॉर्टेंट है, विश्वास कर सकता हूं मैं, सर मुझे पता है इन्होंने जो फॉलो किए हैं वो ये स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं और यही हमारा सही है। भैया आईसीआई अगर बना रहा है तो बहुत सोच समझ के स्टैंडर्ड बना रहा है, फिर मिनिस्ट्री इसे अप्रूव कर रही है, तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट बने हैं, ये जो स्टैंडर्ड बने हैं, ये बिल्कुल सही है। और अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो ये आपको करेक्ट प्रॉफिट लॉस बताएंगे। दैट इज रिलायबल, विश्वास कर सकता हूं। प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर, बेटा आगे चल के बताऊंगा। डिस्क्लोजर जो रिक्वायरमेंट होती है, डिस्क्लोजर मतलब नोट्स टू अकाउंट में एएस बोलता है कि भैया आपको ये चीजें बतानी पड़ेंगी। हर एएस बोलता है कि भैया जब भी आप कोई भी एसेट खरीदोगे, कुछ और कोई भी एएस है, तो वो अल्टीमेट लास्ट में डिस्क्लोजर बताता है कि आपको अपने मालिकों को, अपने एम्प्लॉयज को, जो भी स्टेक होल्डर हैं, यूजर्स हैं आपके अकाउंट्स के, उनको ये चीजें बतानी पड़ेंगी। तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन रूप में बनाया जाता है कि भाई कहीं ना कहीं कोई इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। मालिकों को, एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को, जो भी लोग हैं जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़े हुए हैं, उन्हें ए टू जेड बातें पता हो। जो फाइनेंशियल टर्म्स में वो भी पता हो और जो नॉन फाइनेंशियल टर्म्स हैं वो भी पता हो। बहुत बढ़िया। ट्रू एंड फेयर व्यू, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। हमारा जो बनाने का मेन उद्देश्य होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू, सच और फेयर होना चाहिए। कंप्लीट तो नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है जो रट्टा लगाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, नो डाउट, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बेनिफिट वही है सर जी, यूनिफॉर्मिटी है, कंपेरेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, हम कंप्लायंस कर सकते हैं क्योंकि ये लॉ के साथ मैच करते हैं। कभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये नहीं सोच के बनाया जाता है कि भैया चलने दो। देखो एक चीज और बताता हूं, आपके काम की चीज, सबसे ऊपर आता है लॉ, लॉ को हम, ठीक है, लॉ आता है, दिस इज फर्स्ट नंबर। उसके बाद आता है एएस। तो अगर कुछ चीज एएस में लिखी है और उसी के कॉन्ट्राडिक्ट अगर लॉ बन गया, मान लो एएस कह रहा है लीफो नहीं लगाना है और लॉ कह रहा है लीफो लगाना है, अलाउ, ये कह रहा है नॉट अलाउ और ये कह रहा है अलाउ, तो पता है किसकी चलेगी मेरे बच्चे, लॉ की चलेगी। लॉ हमेशा आगे ऊपर होगा।
तो हम जब भी एएस बनाते हैं तो हम ये सोच के बनाते हैं कि वो लॉ से मैच करे। क्यों? क्योंकि अगर मैच नहीं कर रहा होगा तो हमारे एएस का तो रेलिवेंस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम ये इंश्योर करते हैं कि लॉ की कंप्लायंस हो गई हो, कहीं ना कहीं लॉ हमसे अलग बातें ना कह रहा हो। बहुत बढ़िया, बेटर डिसीजन ले सकते हैं और कहीं ना कहीं हेल्प होता है ग्लोबल। ग्लोबल कैसे होता है? अभी मैं आपको इंडियस और आईएफआरएस के बारे में थोड़ी बातें बताऊंगा तो आपको आइडिया मिलेगा कि इंटरनेशनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं और वो कैसे हमारे एएस से मैच करते हैं। क्लियर है? डन है। लिमिटेशन है थोड़ी सी, प्रॉब्लम क्या है कि ये हर सिचुएशन को कवर नहीं करते हैं। ठीक है, कई बार बिजनेस में कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जहां पे आप फ्यूचर में एस्टिमेशन लेते हो, या बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जहां पे हमें लगता है कि यार अकाउंट्स कहीं ना कहीं हमारे ऊपर छोड़ देती है। प्रोविजन बनाना है, लगा लो अनुमान। ठीक है, आपको लाइफ अज्यूम करना है, ले लो अज्यूम्पशन। वहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई फिक्स नहीं है। कोई 8 साल लाइफ ले रहा है, कोई 10 साल ले रहा है, कोई 5 साल ले रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने को बात ही नहीं करता। रिस्क है, मतलब कहीं ना कहीं कई बार ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है कि एक मेथड दिया वही फॉलो करना है। कोई अगर मैंने, जैसे कि आप ना आगे जाके पढ़ोगे, एक रीवैल्यूएशन मॉडल आता है, वहां पे है कि आपको फेयर वैल्यू निकालनी है, और फेयर वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 मेथड दिए गए हैं। अब 2 के अलावा अगर मैं तीसरा मेथड लगाना चाहूं तो नहीं लगा सकता, क्योंकि एएस अलाउ नहीं करता। एएस ने मान लो बोला है कि फीफो और वेटेड एवरेज लगा सकते हो इन्वेंट्री में। लीफो पहले हुआ करता था, अभी नहीं है, तो अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। स्ट्रिक्ट है तो स्ट्रिक्ट है, मुझे लीफो नहीं लगाना तो नहीं लगाना, बात खत्म। ठीक है, पक्की बात है। इंप्लीमेंटेशन कई बार लगवाने में हमें कॉस्ट आ जाती है। भाई साहब, इनको अप्लाई कराने के लिए आपको प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ेंगे, सीए हायर करने पड़ेंगे, सीएस हायर करने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को स्पेशली अप्लाई करवाने के लिए, क्योंकि नॉर्मल अकाउंटेंट के बस की बात नहीं है। और भाई साहब वो अच्छी खासी कॉस्ट मांगेंगे, अच्छी खासी सैलरी मांगेंगे, तो कई बार आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। बाकी आपके बीच में कई बार डिस्प्यूट आ जाता है। ग्लोबल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमसे अलग बात करते हैं, हम अलग बात कर रहे हैं। ठीक है, कई बार मान लो मेरी कंपनी का बिजनेस एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में है, इंडिया में भी है, यूएस में भी है, यूके में भी है, तो क्या सारी जगह बिजनेस में लॉ जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो सेम है? नहीं, मैं अभी बताऊंगा। इंडिया में अलग है, बाकी अलग है। तो कई बार ऐसा होता है कि इंडियन अकाउंटिंग कुछ और कह रही है और यूएस अकाउंटिंग कुछ और हो रही है, तो हमारी अकाउंटिंग डिफरेंट हो जाती है, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है। क्लियर है? और टू मच रिलायंस, कई बार ऐसा होता है कि भैया मैनेजमेंट अपनी जजमेंट नहीं लेता, जो लिखा है लॉ, जो लिखा है स्टैंडर्ड में रिटर्न में, वही फॉलो कर दो, बात खत्म। वो सोचता ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, एक सेकंड। हाँ जी, ठीक है, चल। तो पहली बात हो गई, ये बिल्कुल प्योर थ्योरी है मेरे बच्चे, एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, मैं इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। बेनिफिट और लिमिटेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पर बेटा थ्योरी है, प्योर थ्योरी है। अगर आप बेनिफिट में 4 बेनिफिट भी अच्छे से लिख दो, यूनिफॉर्मिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेबिलिटी, और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, और ग्लोबल के साथ हम कहीं ना कहीं अपने आप को मैच कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट है। लिमिटेशन क्या है? हाई कॉस्ट होता है, कई बार बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है, कई बार कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हमें छोड़ देता है खुला कि भैया जो लेना है वो करो, और कई बार ये लोकल और ग्लोबल में आपस में मैच नहीं करता, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। ठीक है सर, चलो भाई, अब आते हैं सर जी, ये इससे पहले मैं आपको थोड़ी बातें बताना चाहता हूं, बेटा ध्यान सुनना। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूं सर। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट है, मान लो आईसीआई की बात करता हूं मैं। आईसीआई ना बेसिकली क्या करता है, इनका मेन काम है एएस बनाना। मान लो हमने इनको दिक्कत दी हुई है कि भाई साहब आपको इंडिया में जो भी अकाउंटिंग मैटर है उन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है, तो आईसीआई डायरेक्टली नहीं करता, कभी भी नहीं करता। अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट जो है वो अपने सब डिवीजन करता है, डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी, सुना होगा आपने। जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट लो, आईसीएसआई लो, आईसीएमएआई लो, कोई भी हो, हमारे इंस्टीट्यूट ने अपने अलग अलग बोर्ड बना रखे हैं। ठीक है, जैसे एक है बोर्ड ऑफ स्टडी, मतलब जो आपके स्टडी मटेरियल वगैरह बनाते हैं, है ना। ऐसे ही होता है, एक होता है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, जिनका काम है आपके पेपर वगैरह लेना, आंसर्स वगैरह, रिजल्ट वगैरह निकालना। ऐसे ही है एक एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंस्टीट्यूट ने एक बोर्ड बना रखा है, एक ग्रुप बना रखा है, जिसको ये एएस बनाने की जिम्मेदारी दे रखी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कि भाई साहब आपका काम है, आप जाओ और नए नए एएस बना के लेके आओ।
क्लियर है? तो इंस्टीट्यूट ने, आईसीआई ने अपना एक बोर्ड बना रखा है जिसका नाम है एएसबी, और ये बनाया 1977 में। ये ईयर याद रख लोगे तो मजा आ जाएगा। 1977 में ये बनाया गया और इसके द्वारा बोला गया कि भाई आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाओगे। क्लियर है? अब मेरे बच्चे इसी के बारे में पढ़ना है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, आराम से देखना। जब भी आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करोगे तो इन्होंने, अकाउंटिंग बॉडी है मेन कंट्री की जो अकाउंट्स को देखती है, उन्होंने ये काम, अपना रोल जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को बना के करा हुआ है 1977 में कि भैया आपका एएसबी होगा, वो बनाएगा सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बहुत बढ़िया। आईसीआई ने क्या करा है बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए, उसने एक सेटिंग प्रोसेस करी हुई है। पूरा एक स्टैंडर्ड बनाने की एक प्रोसेस है जिससे अभी हम डिफाइन करेंगे, जो फुल्ली कहीं ना कहीं कंसल्टेड ट्रांसपेरेंट है, मतलब कहीं ना कहीं पता है हमें कैसे कैसे स्टैंडर्ड बना जाएगा। और ये इसलिए है, मतलब इनका अगर देखा जाए तो एएसबी का मेन काम है कि वो इंटरनेशनल देखता रहे कि इंटरनेशनल क्या हो रहा है, जिसे हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोलेंगे और आईएफआरएस भी बोलेंगे। अभी इनकी बात छोड़ देता हूं तो ज्यादा बेटर, आपको कम समझ आएगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, पहले इस पॉइंट को छोड़ता हूं। ठीक है, अभी छोड़ दो, मैं इसको वापस आऊंगा, आप मेरे साथ इधर आओ, जैसे मैं कहता हूं यही समझाता हूं मैं। ठीक है, देखो एएसबी का मेन काम है एएस बनाना। ठीक है, एएस बनाना, तो इन्होंने ना इसका एक प्रोसेस रखा हुआ है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कि कैसे बनाना है। बड़ा ये स्टेप समझना, आराम समझना, सिंपल, खत्म, इसको सुनते ही बात काम खत्म। सबसे पहला देखो स्टेप नंबर 1 क्या होता है। स्टेप नंबर 1 होता है, हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं एरिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, कि मेरे बच्चे आपको कहां, वो कौन सा एरिया है जहां पे एएस रिक्वायर्ड है। मान लो मुझे लगता है कि भाई साहब, मान लो कोई भी, जैसे कि जीएसटी आया, हाँ ठीक है, अब मुझे लगता है जीएसटी की अकाउंटिंग जो है वो सब कर रहे हैं, सारे बिजनेसेस को जीएसटी भरना है। हाँ जी बिल्कुल, इनडायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल भरना है। जब भी सामान बेचोगे जीएसटी की बात होगी, बिल्कुल। पर हमारे जीएसटी के मुद्दे पे कोई भी एक स्टैंडर्ड नहीं है। कोई किसी तरीके से अकाउंटिंग कर रहा है, कोई कुछ अकाउंटिंग कर रहा है, अलग अलग लोग अपनी मर्जी से जो मन कर रहा है सब अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो मेरा एएसबी सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेगा कि वो एरिया जहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे मेरे केस में मैंने आइडेंटिफाई करा जीएसटी, मैंने कहा जीएसटी पर एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। नाउ स्टेप नंबर 2 वो क्या करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक स्टडी ग्रुप, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक स्टडी ग्रुप। बेटा स्टडी ग्रुप का मतलब क्या है कि वो कुछ लोगों का, एएसबी कुछ लोगों का संगठन बनाएगा, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह का संगठन बनाएगा और उन्हें बोलेगा जाओ और स्टडी करो। किस पे स्टडी करो बेटा? जीएसटी के मैटर पर स्टडी करो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक बार पहले एरिया आइडेंटिफाई किया, फिर हमने ग्रुप बनाया। अब ग्रुप क्या करेगा, ग्रुप स्टेप नंबर 3 एक प्रीलिमिनरी मतलब एक ड्राफ्ट तैयार करेगा कि भैया हमारे हिसाब से, स्टाफ हमने स्टडी करके हमारे हिसाब से ये एएस होना चाहिए। एक प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा एएस का। अच्छा ठीक है, बढ़िया। नाउ बस सुनते रहना, मैं इसे इजी स्टेप में करूंगा, फिर प्रैक्टिकली एक एक पढ़ाऊंगा। नाउ अब क्या होगा, एक बार पहले आइडेंटिफाई, फिर हमने स्टडी ग्रुप बना दिया, लोगों का ग्रुप, उनको काम दिया कि भाई जाओ स्टडी जीएसटी मैटर पे जाके स्टडी करो और एक ड्राफ्ट तैयार करो कि कैसा एएस होना चाहिए, क्या अकाउंटिंग फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 हम इसके साथ प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट के साथ बैठेंगे, मीटिंग करेंगे विद अदर, मीटिंग विद अदर बोले तो अदर प्रोफेशनल्स। ठीक है, जो भी अदर प्रोफेशनल्स हैं, मान लो सीएस साहब, आप सीएमए, सेबी, आरओसी प्रोफेशनल, या डिपार्टमेंट बोलूं तो बॉडी, अदर बॉडीज हैं जैसे कि डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट बॉडीज हो जाएंगी यहाँ पे, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं। सेबी का भी मैटर हो सकता है, रजिस्ट्रार एमसीए को भी बिठा सकते हैं हम, मान लो, और भी जो भी बॉडी है वो सारी बैठेंगी और उनके साथ मीटिंग करेंगे कि भैया हमें ये अकाउंटिंग नजर आती है, ये अकाउंटिंग नजर आती है। इनके साथ मीटिंग में आराम से डिस्कशन होगा एंड देन फिर एक प्रपोज्ड एएस आएगा, एक प्रपोज्ड फाइनली एएस आएगा कि हम अब फाइनल मीटिंग करने के बाद, सबका पॉइंट लेने के बाद, सारा डिस्कशन, एक प्रपोज कर रहे हैं एएस, और इस एएस को हम बेसिकली सर्कुलेट कर देंगे, ओपन कर देंगे फॉर पब्लिक कमेंट कि भाई बाकी जो लोग हैं
पब्लिक जो कमेंट है वो पब्लिक अपना इस पर विचार रखो, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग हैं, प्रोफेशनल हैं, गवर्नमेंट बॉडी है, इंडस्ट्री के कुछ बड़े बड़े लोग हो सकते हैं, रिलायंस विलायंस भाई, ठीक है, कुछ बड़े बड़े अकेडमिशियन हो सकते हैं जो अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो सबको बुलाया जाएगा, सबके सारे साथ। सीएस वाले आप भी आ जाओ, सीएमए वाले आप भी आ जाओ, सर जी सीबीडीटी डिपार्टमेंट भी आ जाओ, सीबीआईसी डिपार्टमेंट भी आ जाओ, सेबी भी आ जाओ, रजिस्ट्रार भी आ जाओ, कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बुला लिए, बिरला वगैरह बुला लिए, रिलायंस विलायंस के बुला लिए चेयरमैन वगैरह, और कहीं ना कहीं कुछ अकेमडेशन बुला लिए कि भाई आप भी आ जाओ, अपना अपना सब राय रखो और सबकी राय सुनो, सबकी करो अपने मन की, प्रपोज करो एएस फॉर द पब्लिक कमेंट की बताओ भाई आपको कैसा लगा। एक बार पब्लिक कमेंट आएगा, नाउ स्टेप नंबर 6 उसे रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे कि भाई कमेंट्स क्या हैं। अगर लगता है कुछ इफ एनी कि हाँ भाई कोई चेंजेस करना है तो उसे मॉडिफाई करेंगे, और एक बार मॉडिफिकेशन हो गई तो बेटा फाइनली स्टेप नंबर 7 मेरे बच्चे एएस इशू कर देंगे, इशूड एएस। तो अगर मैं बोलूं तो बाबू ये हमारा एक स्टेप है, इस तरीके से एएस इशू होता है। मजा आया। 1977 में हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एएसबी बनाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसका मेन काम धंधा दिया कि भैया आप एएस बनाओगे, इंटरनेशनल को देखकर अपने इंडिया में भी अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करोगे, बढ़िया। लेकिन आपको स्टैंडर्ड करने का एक पूरा प्रोसेस, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस से बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, एसएसपी। सर एसएसपी बनाया गया कि आपको इसी तरीके से स्टैंडर्ड्स बनाने, पहले आप एरिया आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद स्टडी ग्रुप बनाओ, फिर उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार करो, फिर मीटिंग करो, फिर मीटिंग के बाद उसे सर्कुलेट करो पब्लिक कमेंट के लिए, फिर रिव्यू करो, और रिव्यू फाइनलाइजेशन करने के बाद उसको एएस इशू कर दो। क्लियर है? आजा मेरे बच्चे जरा देख यहां पर। सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन, दूसरा स्टेप ग्रुप बना दिया, स्टडी ग्रुप, तीसरा ड्राफ्ट तैयार किया, चौथा उसके बाद डिफरेंट लोगों के साथ मीटिंग करके, डिफरेंट बॉडीज के साथ, भाई अलग अलग बॉडीज, सीबीडीटी, सीबीआईसी, सेबी, रजिस्ट्रार, इंडस्ट्री, सबके साथ अलग अलग व्यू लिए। उसके बाद एक फाइनल प्रपोज किया कि भैया ये प्रपोज होना चाहिए। फिर हमने कमेंट रिसीव करे, पब्लिक कमेंट के क्या कमेंट होने, पब्लिक के क्या कमेंट हैं, उसके बाद उसमें कोई भी अगर चेंजेस लगा तो मॉडिफिकेशन, एंड देन एएस इशूड। ये मैंने शॉर्ट में करा है, अगर मैं तेरे को यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो एक बार देख ले कैसे कैसे, दोबारा देख। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, दूसरा स्टडी ग्रुप बना दिया हमने, ठीक है, तीसरा कंसीडरेशन ऑफ प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट तैयार किया जो स्टडी ग्रुप ने बनाया, उसको दिखा, ठीक है, रिवीजन लगा तो रिवीजन किया, उसके बाद इसे सर्कुलेट कर दिया, डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग, काउंसिल मेंबर ऑफ किस किस के साथ बेटा, आईसीआई के साथ, स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडी जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास भेज दिया, सेबी के पास भेज दिया बेटा, सीएजी के पास भेज दिया, सीबीडीटी के पास भेज दिया, अलग अलग लोगों के पास भेज दिया कमेंट के लिए कि भाई देख लो क्या है कैसे है, मीटिंग वगैरह कमेंट कर दो, कोई दिक्कत है तो बता दो। एक बार आ गया, मीटिंग कर ली उसके साथ, उनके साथ, ठीक है, फिर फाइनलाइजेशन किया ड्राफ्ट जिसे हम प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेंगे, और इशू कर दिया, इनवाइट कर दिया पब्लिक कमेंट्स के लिए कि पब्लिक जी अब आप करो कमेंट, फाइनली आप करो। एक बार पब्लिक कमेंट आ गए, उन्हें फाइनली ड्राफ्ट में कंसीडरेशन किया, अगर कोई चेंज लगता है, इफ फाउंड एनीथिंग कि भैया अगर कुछ मॉडिफिकेशन जरूरी है तो मॉडिफिकेशन किया, और देन फाइनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने इशू कर दिया, आईसीआई ने इशू कर दिया, इशूड बाय द आईसीआई। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसे नोटिफाई करेगी और वो ऑफिशियली क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मजा आया, क्लियर है? ये पूरी कहानी है मेरे बच्चे। अगर मैं बात करूं तो अब तक आईसीएआई ने एएसबी के द्वारा, मजा आएगा ये वाला पॉइंट पढ़ने में, टोटल एएस 1 से लेके एएस 32 तक इशू किए थे, ठीक है, 32 एएस इशू करे, जिसमें से अगर मैं बोलूं तो एएस 30, एएस 31 और एएस 32 ये कभी भी नोटिफाई नहीं हुए, नॉट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, नॉट नोटिफाइड बाय एमसीए। मतलब 1 से लेके 29, 1 से लेके एएस 1 से लेके एएस 29 ये सारे नोटिफाइड हुए, सबके सब मिनिस्ट्री को पसंद आए, पर बेटा ये 3 एएस 30, 31, 32 ये इशू नहीं हुए, और फिर बाद में इंस्टीट्यूट ने इसे डिलीट किया। इसका रीजन था कि इंडेस आ गया। भाई क्या होते हैं इंडेस, बात करूंगा, मतलब कहीं ना कहीं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरफ हम बढ़ गए, हमने कहा बेकार है, बंद करो लिस्ट, अब से इंडेस बनाएंगे, अब कोई एएस नहीं बनेंगे। तो आज की डेट में यही पुराने 30 चल रहे हैं। इसका मतलब टोटल 29 इंस्टीट्यूट ने बनाए, 32 बनाए, जिसमें से 29 नोटिफाई हुए, पर
29 में से भी मेरे बच्चे 29 में से भी अगर मैं बात करूं तो हमारे दो AS6 पहले था डेप्रीशिएशन के ऊपर, डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग, और AS8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन इनटेंजिबल एसेट, डेवलपमेंट ऑन इनटेंजिबल एसेट। ये दोनों AS बाद में डिलीट कर दिए। डिलीट क्या करे बेसिकली, AS6 को उठा के AS10 में मर्ज कर दिया और नया नाम दे दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो डेप्रीशिएशन की कहानी डिलीट नहीं हुई, वो AS6 से हटकर AS10 में ही मर्ज हो गई। ऐसे ही AS8 को, सॉरी मैंने 10 लिख दिया था यहाँ पे, AS8 को डिलीट करके बेटा AS26 इनटेंजिबल एसेट में मर्ज कर दिया गया, क्योंकि वो इनटेंजिबल। तो दो AS को डाल के डिलीट किया, AS6 और AS8। तो अब मैं अगर समरी बोलूं तो मेरे जल्दी बता बेटा, टोटल AS इशू कितने हुए? टोटल AS इशूड बाय ICI, तो वो अगर पूरी लाइफ में बोलोगे तो 32, जिसमें से नोटिफाइड बाय MCA एक्चुअल में 29, ठीक है। और फिर इफेक्टिव है आज की डेट में हमारे ऊपर कितने लग रहे हैं बेटा इफेक्टिव, वो है 27, क्योंकि दो डिलीट हो चुके हैं, AS6 और AS8। दोबारा लिख रहा हूं मैं, AS6 और AS8 डिलीट होके ये AS10 में चला गया और ये AS26 में चला गया। क्लियर है? याद रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल याद रहना चाहिए मेरे बच्चे। ये देख, मैं लिस्ट दिखा देता हूं तेरे को जल्दी से। यहां से अगर तू लिस्ट देखेगा तो बेटा जल्दी देख, सबसे पहले AS1 डिस्क्लोजर पढ़ेंगे, सब इंटर में पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं, एग्जी वगैरह में सब में पढ़ेंगे। AS2, AS3, AS4, AS5। अगर AS6 देखेगा तो बेटा ये विड्रॉ हो गया, डिलीट हो गया, और ये कहां मर्ज हो गया? AS10 में। तो ये आज की डेट में नहीं है। AS7 है, AS10 अगेन डिलीट हो गया और बेटा कहां चला गया? AS26 में, इनटेंजिबल एसेट में चला गया। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर सारे लाइन से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सारे नाम से लाइन से हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। 24, 25, 26, 27, 28, 29, बाकी जो 29 के बाद हैं 30, 31, 32 वो कभी आए थे पर डिलीट हो गए, तो उनका बात ही नामो निशानी नहीं है। क्लियर है? आपको इनकी लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बस ऐसे ही दिया हुआ है। बट अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। अब आ जाते हैं लास्ट मुद्दा, इंटरनेशनल। बाबू मेरे बच्चे ध्यान से सुन, देख, अगर मैं बात करूं इंडिया में तो चल रहे हैं AS, इंडिया में क्या चल रहे हैं? AS, पर इंटरनेशनल ऐसा नहीं था। इंटरनेशनली 1971 में, ठीक है, 1971 में अगर तू यहां देखेगा, 73 में अगर मैं बात करूं तो हमारा, कहाँ लिखूं मैं, इधर ही लिखता हूं, हाँ, 1973 में, है ना, 1973 में एक, मतलब हम 1977 में आए, 4 साल पहले की बात है, मतलब हम तो बहुत बाद में आए हैं। अगर देखा जाए इंटरनेशनली लोगों ने पहले सोच लिया, उन्होंने सोचा कि यार बिजनेसेस 4 कंट्री में 4 अलग अलग अकाउंटिंग कर रहा है, इंडिया में अलग, US में अलग, UK में अलग, यूरोप में अलग, तो क्यों ना एक इंटरनेशनल एक अकाउंटिंग होनी चाहिए। तो ये बात हमारे इंडिया में आने से पहले इंटरनेशनली आवाज उठ गई और उन्होंने 1973 में एक कमेटी बनाई जिसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जिन्होंने बोला कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे और उनका नाम होगा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले तो अगर शॉर्ट में बोलूं तो हम बोलते हैं इन्हें IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IAS। और इन्हीं का देखा देखी हमने 1977 में AS इशू करा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सोचो ना, इंडिया डेवलपिंग क्या, अंडर डेवलप्ड कंट्री था। इनके स्टैंडर्ड हाई फाई, US के UK के स्टैंडर्ड हाई फाई स्टैंडर्ड कहते थे भाई साहब वैल्यूएशन कराओ, फेयर वैल्यू निकालो, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो। अब मेरे इंडिया में इंट्रिंसिक वैल्यू का आई भी नहीं पता, मेरे यहाँ पे इतने वैल्यूअर ही नहीं है, उस टाइम पे इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं है, इतने प्रोफेशनल्स ही नहीं है। तो हमें लगा कि नहीं यार, हम इन्हें तो फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने अपनी 1973 में 77 में नई कहानी बनाई, मतलब हमने इन्हें फॉलो नहीं किया। अच्छा, लेकिन इंटरनेशनली करीबन 200 कंट्री के आसपास इन्होंने फॉलो करा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को, लोगों ने ज्वाइन किया और कई सारी कंट्री ने इनको अडॉप्ट किया, IAS को। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चलते रहे, लिस्ट चलती रही, लेकिन 2001 में मेरे बाबू, 2001 में
कमेटी में चेंज आया, कुछ कंट्रीज को लगा कि यार अब थोड़ा अपडेट होना चाहिए, कुछ चेंजेस होने चाहिए, और उन्होंने इस कमेटी को खत्म किया गया और फिर से नई कमेटी बनाया जिसका नाम हुआ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को खत्म करके सीधा बोर्ड बनाया गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। मैं ना एक बार नाम देख लूं यार, मैं ना नाम क्या कंफ्यूज होता हूं यार, सीरियसली बता रहा हूं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। मैं एक बार देख लूं मैं नाम सही बोल रहा हूं। हाँ ठीक है, हाँ सही है, ठीक है, हाँ बढ़िया। तो ये बोर्ड बना ना 2001 के आसपास, बढ़िया, ठीक है, अब बढ़िया, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों, देखो कहीं ना कहीं अकाउंट्स में थोड़ी थ्योरी तो है, पर ये कमेटी और बोर्ड में मैं कंफ्यूज होता हूँ कि पहले कमेटी बना या बाद में बोर्ड। बच्चा कह रहा हमारा क्या होगा, आप कंफ्यूज हो तो याद तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाओ। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया। अब 2001 में क्या हुआ, दैट इज, ये आपको बस लगेगा सर जी एक नाम ही तो चेंज हुआ, कमेटी से हटा के बोर्ड, नहीं, इसको रीऑर्गेनाइज किया गया, कई सारे नए मेंबर आए, कई सारे लोग गए और फाइनली नई बोर्ड बना कि भैया आज से हम नया काम धंधा करेंगे। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा भाई अब से जो हम इशू करेंगे, हमारी अलग पहचान होनी चाहिए वर्ल्ड में, हम इनको नहीं फॉलो करेंगे, हम नए फॉलो करेंगे IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। दोबारा अब पूरी बात सुनना, कट मत मार देना यहीं पे कि हाँ भैया मैंने बोला IAS फॉलो नहीं करेंगे। अरे सुनो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सर ये नाम याद कैसे देंगे, अभी समरी दूंगा, बस सुनते रह, अभी कहानी की तरह सुन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, बच्चा कह रहा हमें इतना याद करना पड़ेगा, कर लेगा याद तो मजेदार बात है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इन्होंने बोला हमारा देश में, हमारा वर्ल्ड में अलग नाम होगा, हमारे AS का अलग नाम होगा, आज से हमारा नाम होगा IFRS, जो आज भी चल रहा है। पर व्हाट अबाउट IAS, क्या IAS खत्म हो जाएंगे? तो बोर्ड ने बोला ना ना ना, ऐसा नहीं, हम पुराने वालों का काम बिल्कुल जीरो कर देंगे, सारे डिलीट कर देंगे, नहीं, हमें जो रेलिवेंट लगते हैं, हमें जो सही लगते हैं, हम उनको कंटिन्यू करेंगे, वो चलते रहेंगे, और जो बेकार हैं, जिनमें हमें लगता है बहुत मेजर चेंज करना है, तो उन्हें डिलीट करके हम अपने स्टैंडर्ड इशू करेंगे IFRS। ओके, इसका मतलब अगर अब मैं समरी निकालूं, इंटरनेशनल मेरे बच्चे खत्म, चैप्टर खत्म। इंटरनेशनल 2 तरीके के AS थे, 1973 से लेके टिल 2001 जो भी इशू हुए वो इशू करे IASC ने, कमेटी ने, और इनका नाम था IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये। और 2001 से लेके टिल अब तक नाउ जो भी है बोर्ड वो है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और उन्होंने इशू करे IFRS, जो अब चल रहे हैं IFRS। तो IAS की लिस्ट पुरानी है, IFRS की लिस्ट नहीं है, पहले ये हुआ करते थे, अब ये, अगर इंटरनेशनल लिखा दोनों मिलाकर हैं, दोनों मिला के कुछ IAS हैं और कुछ IFRS हैं। IAS की अब नई लिस्ट नहीं आती है, जो है वही है, लेकिन IFRS इशू होते रहते हैं। ठीक है सर, इंडिया की बात करो तो इंडिया में, सर जी इंडिया में भी 1977 से लेके जो हमारा बना ASB, और उसने कहा भाई हम नहीं फॉलो कर पाएंगे, आपके तो बहुत एडवांस हैं, हमारी अकाउंटिंग, हमारा बिजनेस अभी इतना एडवांस नहीं हो, हम तो बनाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन 2006 के आसपास मेरे बच्चों, 2006 के आसपास हमें भी फील आया कि यार क्यों ना अब तो थोड़ा इंटरनेशनली बात की जाए। अब तो हम भी इतने तो डेवलप्ड हो चुके हैं, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग तो है कि हम थोड़ी बहुत इंटरनेशनल अकाउंटिंग तो फॉलो कर सकते हैं, बट अभी भी हूबहू सेम अप्लाई करना हमारे बस की नहीं है। तो हमने थोड़ा कॉपी पेस्ट मारा और अपने नए AS इशू करे, जिनका नाम है इंड AS। जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जितने अभी बस मान के चलो इंटर में पढ़ेंगे लिमिट 250 करोड़ 500 करोड़ का बिजनेस, तो बेटा उनको बोला भाई साहब आप AS नहीं फॉलो करोगे, आपको इंड AS फॉलो करने पड़ेंगे। जितने बड़े बड़े बिजनेस हैं बाबू, जितने बड़े बड़े बिजनेस हैं, मैं नहीं बोलूंगा लिमिट क्या है, जितने बड़े बड़े बिजनेस हैं उनको बोला इंड AS, और जितने छोटे मोटे लल्लू बिजनेस हैं, छोटे मोटे बिजनेस हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, अभी ठीक ठाक बिजनेस हैं, उन्हें बोला आप AS फॉलो करो। और जो बड़े बड़े हैं वो इंड AS हैं, जो अल्टीमेट कॉपी है, अल्टीमेट
कॉपी है आईएएस और आईएफआरएस दोनों की, क्योंकि इंटरनेशनल तो दोनों ही चल रहे हैं, हाँ दोनों की, बट इन्हें हम कॉपी नहीं बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं कन्वर्स करना। कन्वर्स करने का मतलब क्या होता है, इसमें कर्व इन है और कर्व आउट है, कर्व इन कर्व आउट, मतलब हमने डिट्टो नहीं कॉपी फॉलो किया है। सर कॉपी करना है या राम राम तौबा तौबा, कॉपी नहीं किया है, हमने उनको देखा और हमारे यहाँ पे अपनी सिचुएशन पे लगाया, और जहां हमें लगा कि ये नहीं होना चाहिए वहां चेंज मार दिया। एग्जैक्टली वही है, बस थोड़ा चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। जहां पे लगा कुछ नए फ्लेक्सिबल रूल्स आने चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, ये कह रहा है फेयर वैल्यू इसके अलावा कुछ नहीं, तो हमने कहा ना ना ना, थोड़ा सिचुएशन और भी होनी चाहिए, हमने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी डाल दी। जहां हमें लगा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है वहां से हटा दिया, जो ऐड करना था ऐड कर दिया, जो हटाना था हटा दिया। ऐड हटाने के बाद प्लस माइनस करने के बाद हमने अपने स्टैंडर्ड इशू कर दिए, जिन्हें बोला इंड एएस। तो ये है हमारी स्टैंडर्ड की पूरी कहानी, इंडिया और इंटरनेशनल। खत्म मेरे बच्चे, खत्म। इंटरनेशनली 2 एएस, आईएएस और आईएफआरएस। इंडिया में एएस बिल्कुल अलग कहानी और इंड एएस कॉपी है इंटरनेशनल की। एक बात बताता हूं अब, इंड एएस, लास्ट बात बेटा खत्म। इंड एएस के अगर आप नाम देखोगे तो इंड एएस की 2 सीरीज है, एक इंड एएस 1 से शुरू है और एक इंड एएस पता है किससे शुरू है, 101 से है। हाँ, कुछ इंड एएस 1 है, 1 2 3 4, कुछ 101 है। पर एक बात बताऊं, ये बिल्कुल सीक्वेंस हैं, 103, 104, 105, 106 बिल्कुल सीक्वेंस है, कोई गैप नहीं है इनमें। पर जब ये वाले हैं तो 2 है, फिर 7 है, फिर 11, ऐसे करके सीक्वेंस है, मतलब इनके बीच में गड़बड़, इनके बीच में नंबर गायब है। पता है क्यों? क्योंकि ये कॉपी है आईएएस की, जो आईएएस है सेम इंड एएस 1 है, और अगर 101 से शुरू है तो ये कॉपी है आईएफआरएस की। सर ऐसा क्यों? बेटा दिमाग से खेला इंस्टीट्यूट ने, सोच के देखो। उन्हें पता था आईएएस की लिस्ट जो है वो खत्म हो चुकी है, इतना ही है, इनकी लिस्ट इतना ही है, अब दोनों को कॉपी मरना है। अब मान लो आईएएस 1 भी है और आईएफआरएस 1 भी है, तो एक एक को नाम तो एक ही रखना है, इंड एएस। 2 नाम तो हम नहीं रख सकते, उनके पास तो 2 नाम है, हमारे पास तो इंड एएस एक ही है। तो हमने क्या बोला, हमने कहा जो 1 से शुरू, 1 से लेके 100 तक की लिस्ट है वो आईएएस है, क्योंकि आईएएस अब नई नहीं आएंगे तो 100 में सिमट गए, और 100 के बाद जो लिस्ट चलती रहेगी अनंत काल तक वो आईएफआरएस है, क्योंकि वो रोज आते रहेंगे। तो अगर मैं इनकी लिस्ट दिखाऊं, ठीक है, तो आप देखोगे, जरा देखो ध्यान से, ये इंड एएस की, तो जितने भी इंड एएस यहां से 101 से शुरू है, 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब किसकी कॉपी है बेटा? ये सब किसकी है? आईएफआरएस, जो अभी लेटेस्ट आए जा रहे हैं। क्लियर है? और इनके बाद अगर यहां से 14 के बाद 16 तक ये सब आईएफआरएस है, और अगर आप 16 के बाद जाओगे तो 1 से फिर से शुरू हो गया, तो ये 1 2 7 8 10, बीच में कुछ गायब है, 16 19 20 21 23 24 27, तो ये किसकी बेटा कॉपी है? ये है आईएएस की कॉपी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। बात समझ आ रही है? सर हमें क्या ये लिस्ट याद रखनी पड़ेगी? ना जी मेरे बच्चे ना, ये लिस्ट हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, जस्ट मैंने आपको दे दिया, खत्म हो गया हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कहानी। बस इतना सा ही है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें अगर इंपॉर्टेंट पार्ट करूं तो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उसकी मीनिंग, उसमें कितनी बातें लिखी हैं, वो 4 रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज, सेटिंग, प्रोसेस, वो स्टेप क्या हैं, क्या क्या स्टेप हैं, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। बाकी एएसबी, ये आईएफआरएस वगैरह, ये सब आप बस अपना एक नॉलेज के लिए रख सकते हो, इसको ज़्यादा डिटेल में आप अपने नेक्स्ट एग्जाम पे, नेक्स्ट लेवल पे पढ़ोगे, अभी तो बस इतना ही है, ठीक है। तो एक बार फाइनली समराइज कर देता हूँ, इंटरनेशनली 2 तरीके के एएस मिलेंगे, आईएएस और आईएफआरएस। पहले आईएएस हुआ करते थे, अभी आईएफआरएस हैं, और इंडिया में भी 2 हैं, एएस और इंड एएस, पर इंडिया में अलग अलग चल रहे हैं, छोटा बिजनेस एएस, बड़ा बिजनेस इंड एएस। इंड एएस की 2 लिस्ट है, एक 1 से शुरू है और एक 101 से शुरू है। जो 101 से शुरू है वो आईएफआरएस की कॉपी है, चेंजेस के साथ में, मॉडिफिकेशन के साथ में, और जो 1 से शुरू है वो आईएएस की कॉपी है, क्योंकि उनकी लिस्ट उतनी है, खत्म हो गई। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। इतने पे ही खत्म करते हैं आज का लेक्चर।